तो लास्ट लेक्चर आज हमारा इस सॉलिड स्टेट का, और इसमें हमने सबसे पहले करने सेमीकंडक्टर जो किए थे ना हमने, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में सेमीकंडक्टर की बात करें अगर हम, तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है, एक वैलेंस बैंड होता है और एक कंडक्शन बैंड। हम कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर की बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ बैंड गैप। तो देखो, अगर एनर्जी गैप 0 है तो वो कौन सा होगा? हेलो, अगर एनर्जी गैप 0 है तो वो कंडक्टर होगा, इंसुलेटर होगा या सेमीकंडक्टर होगा? हेलो इंसुलेटर। बेटा, बिल्कुल गलत। क्योंकि अगर एनर्जी गैप है ही नहीं बिटवीन बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, तो दैट इज अ कंडक्टर। ठीक है, वो क्या होगा? कंडक्टर। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कैन इजीली जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। क्योंकि वैलेंस बैंड कौन सा है? जिसमें जो है इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बॉन्डेड स्टेट में, और कंडक्शन बैंड में जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्री स्टेट में। तो अगर बैलेंस और इलेक्ट्रॉन फील्ड ऑर्बिटल जो है वो किसमें होते हैं, वैलेंस बैंड में, और कंडक्शन बैंड ऑलमोस्ट वेकेंट होता है। बट अगर गैप उसमें कम है और दोज इलेक्ट्रॉन विच जंप टू कंडक्शन बैंड दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर गैप बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल कम गैप है, इसका मतलब दे आर गुड कंडक्टर्स। और अगर बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में बिल्कुल बड़ा लार्ज गैप है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है दैट कैनॉट जंप टू द कंडक्शन बैंड, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मेक अ जंप, है ना, इसलिए वो क्या एक्ट करेगा एज एन इंसुलेटर। और अगर दोनों के बीच में एनर्जी गैप स्मॉल है, तो इसका मतलब कि रूम टेम्परेचर पे तो बिहेव एज इन, सॉरी, 0 केल्विन पे दे बिहेव एज इंसुलेटर। क्योंकि 0 केल्विन पे क्या होता है, 0 केल्विन पे जो एनर्जी है, 0 केल्विन पे उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, 0 केल्विन पे उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी मॉलिक्यूल्स की, that is 0. Therefore they cannot jump, therefore they behave as insulator. But room temperature पे they acquire enough energy so that they can move to the conduction band and therefore they behave as conductor. तो ऐसे को बोलते हैं हम सेमीकंडक्टर्स। तो पहला, जब एनर्जी गैप बिल्कुल 0 है तो दैट इज कॉल्ड कंडक्टर, और अगर एनर्जी गैप लार्ज है और इलेक्ट्रॉन कैनॉट जंप, इसको फॉरबिडन जोन भी बोलते हैं हम। फॉरबिडन जोन मतलब जिसको कोई पार नहीं कर सकता, तो उसको हम बोलेंगे इंसुलेटर। और अगर स्मॉल एनर्जी गैप है तो दैट इज अ सेमीकंडक्टर। तो जो कंडक्टिविटी है सेमीकंडक्टर की, वो आरएनएस टाइप टेम्परेचर डिपेंडेंस जो है वो फॉलो करती है। ठीक है, एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ द एनर्जी गैप। ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है दैट इज हाफ ऑफ द एनर्जी गैप। एनर्जी गैप अगर ई नॉट है तो, सॉरी, अगर एक्टिवेशन एनर्जी ई नॉट है तो एनर्जी गैप का हाफ जो है, अप्रोक्सीमेटली इट इज टेकन एज एक्टिवेशन एनर्जी। और ये रिलेशन होता है सिग्मा इज कंडक्टिविटी और मैक्सिमम कंडक्टिविटी सिग्मा नॉट एंड ई रेज टू पावर माइनस ई नॉट बाई के टी, और सिग्मा नॉट इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस ई जे अपॉन 2 के टी। तो अगर मैं इसको उस फॉर्म में लिखूं, लॉगरिथम फॉर्म में, तो नेचुरल लॉग, देखो सिग्मा क्या लिखा आपने, सिग्मा नॉट ई रेज टू पावर माइनस ई नॉट बाई के टी। तो अगर मैं इसका नेचुरल लॉग लूं
तो नेचुरल लॉग ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ सिग्मा नॉट माइनस ई नॉट बाई के टी। और अगर लॉग ले लूं तो लॉग सिग्मा इक्वल टू लॉग ऑफ सिग्मा नॉट माइनस ई नॉट डिवाइडेड बाई 2.303 kT। ठीक है, तो ये जो है दैट इज द रिलेशन लॉग सिग्मा इक्वल टू लॉग सिग्मा नॉट माइनस ई नॉट बाई 2.303 kT, या नेचुरल लॉग ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ सिग्मा नॉट माइनस ई नॉट बाई kT। तो ये रिलेशन तीनों आपको याद रखने हैं। तो ये जो एनर्जी गैप होता है इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब क्या है, जिसमें कोई इंप्योरिटी नहीं होती, मतलब प्योर सेमीकंडक्टर को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनको बोलते हैं हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो जो बैंड गैप होता है, एनर्जी गैप होता है उनके बीच में, दैट इज रिलेटेड टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू जी। देखो जी सेट का क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन है, देखो ये। और जो बैंड गैप होता है उनके बीच में, दैट इज रिलेटेड टू के बी इंटू टी। ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू टी, दैट इज द बैंड गैप। अब ये इसका रिलेशन अभी किया हमने, जैसे तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर इन एस टाइप इक्वेशन। अभी किया ना, नेचुरल लॉग ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ सिग्मा नॉट माइनस ई नॉट बाई के टी। तो वही रिलेशन इसमें भी आ जाएगा। ये जिसे 2019 का क्वेश्चन है, मतलब इसमें से क्वेश्चन आता है, याद रखना है। ये क्वेश्चन था का वन डायमेंशनल क्रिस्टल जिसका लेटेस्ट डायमेंशन है स्मॉल ए इज मेटेलिक। तो अगर स्ट्रक्चर को डिस्टॉर्ट करें इन सच अ वे कि लेटेस्ट डायमेंशन को एनहेंस कर दे 2a। लेटेस्ट डायमेंशन जैसे जैसे बढ़ाते हैं हम, तो जो विड्थ है कंडक्शन बैंड की वो कम होती जाती है। ठीक है, तो विड्थ ऑफ द कंडक्शन बैंड क्या करती है, डिक्रीज करती है। अगर कंडक्शन बैंड की विड्थ डिक्रीज करेगी, देखो पहले कंडक्शन बैंड की मान लिया विड्थ इतनी है, अब लेटेस्ट डायमेंशन बढ़ाने से विड्थ कम हो रही है, इसका मतलब उनके बीच का जो बैंड गैप है वो बढ़ेगा। तो विड्थ ऑफ द कंडक्शन बैंड डिक्रीज करेगी लेटेस्ट डायमेंशन एनहेंस करने से, और बैंड गैप जो है वो बढ़ता जाएगा, जनरेट होगा। डोपिंग, डोपिंग मींस एडिशन ऑफ इंप्योरिटीज, क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं ना, उनकी जो कंडक्टिविटी होती है दैट इज वेरी वेरी लेस, so that cannot be used for any practical purpose. So to make them useful for practical purpose, हम उसमें क्या करते हैं, impurity डालते हैं, तो उसको बोलते हैं फिर extrinsic semiconductor। तो addition of impurities जैसे बोरोन या phosphorus to alter the conductivity of germanium or silicon, that is called as या known as doping। ठीक है, तो बोरोन और हमने मान लिया बोरोन ऐड कर दिया या फॉस्फोरस ऐड कर दिया, थर्ड, और इसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, और फॉस्फोरस में कितने होंगे, 5। तो उससे कंडक्टिविटी जो है जर्मेनियम और सिलिकॉन की जो है वो चेंज होती है, एंड दैट इज कॉल्ड एज डोपिंग। और प्योर सिलिकॉन जो जर्मेनियम है, दे आर कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो डोपिंग में जो ग्रुप 3 एलिमेंट्स हैं वो क्या बिहेव करते हैं, एज एन
इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और ग्रुप 5A एलिमेंट जो हैं दे बिहेव एज डोनर, एक्सेप्टर एंड डोनर। डोपिंग में ग्रुप 3A एलिमेंट बिहेव्स एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और ग्रुप 5A एलिमेंट बिहेव्स एज डोनर। क्यों? क्योंकि जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है उनमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? बोलो। सिलिकॉन और जर्मेनियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? हेलो, सिलिकॉन और जर्मेनियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? फोर इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि ये कार्बन फैमिली है ना। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये ग्रुप 14 एलिमेंट्स हैं। इनमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अगर आप बोरोन ऐड करोगे तो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। 4 से 3, इसका मतलब बोरोन तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो जाएगा ना, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। पर जो फास्फोरस है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो 4 तो उसको चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन जो है और एक्स्ट्रा जो है इसके पास है, तो इट बिहेव्स एज डोनर। तो सिलिकॉन को अगर हम 5A ग्रुप एलिमेंट्स के साथ, 15th ग्रुप एलिमेंट के साथ जो है वो डोप करते हैं, तो इट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। कैसा होगा ये? एन टाइप सेमीकंडक्टर। और वहीं पे, और देखो, एन फॉर नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स और विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिविटी, मतलब उसमें जो मेजर कंट्रीब्यूशन होगा दैट इज फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स। वैसे ही अगर सिलिकॉन को डोप करें विद 13 ग्रुप एलिमेंट, मतलब 3rd A, तो क्या होगा? इसको बोलेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है। और देखो, डोपिंग में जो ग्रुप हम ऐड करते हैं, जो भी एलिमेंट, उसको बोलते हैं डोपेंट, है ना। तो देखो, सिलिकॉन को अगर 15th ग्रुप एलिमेंट से ऐड मतलब डोप करते हैं तो एन टाइप, अगर 13th ग्रुप एलिमेंट से डोप करते हैं तो दैट इज कॉल्ड पी टाइप। और पी फॉर पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। ये देख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी इन्हीं पे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हो सकता है इस साल इस पे क्वेश्चन आए कि देखो, जब आपने उसको डोप किया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को और बनाया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और आपने उसमें ऐड कर दिया 15th ग्रुप एलिमेंट, ये है 15th ग्रुप। पर मेनली फॉस्फोरस या चलो आर्सेनिक ऐड कर दिया हमने, जनरली फॉस्फोरस ही ऐड करेंगे क्योंकि सिमिलर उसका होना चाहिए ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा हर फॉस्फोरस ऐड किया हमने। जैसे देखो, ये है जर्मेनियम ऐड, जर्मेनियम में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। अब मैंने क्या किया, 1 जर्मेनियम हटा दिया और उसकी जगह लिख दिया आर्सेनिक, तो 4 तो बॉन्ड बना लेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन क्या रह जाएगा? एक्स्ट्रा। हर एक आर्सेनिक जितना ऐड करेंगे उतने 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है उसकी वजह से इट बिहेव्स एज डोनर,
ठीक है, और डोनर लेवल बना लेगा। ये देखो बनाया था ना ऐसे, ये देखो डोनर लेवल। तो डोनर लेवल कहाँ बनेगा? इट इज जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि जब आप एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाओगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो डोनर बैंड बनेगा, देखो पहले वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में कितना ज्यादा डिफरेंस था, इट इज अ लार्ज गैप, बट तो इट इज स्मॉल, बट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जितना गैप था, डोनर एटम्स ऐड करने से क्या हुआ, ये जो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स ऐड किए उससे क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आता गया हर एटम से। तो वो जो इलेक्ट्रॉन है उन्होंने कहां बैंड बना लिया? जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। तो उससे इलेक्ट्रॉन को जंप करने में इजी आसानी होगी ना, बिल्कुल। तो और इसलिए इसकी कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। और जो ये डोनर लेवल है कहां बनता है ये भी याद रखना, इट इज जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड, जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। ओके, उसके बाद आ जाओ, अगर हम ग्रुप 13 एलिमेंट्स ऐड करते हैं, तो ग्रुप 13 एलिमेंट ऐड किया मैंने, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए, तो होगा क्या? ये है जर्मेनियम, 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 ओके। अब मैंने ग्रुप 13 एलिमेंट ऐड किया। अब जो ग्रुप 13 एलिमेंट होता है ना, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं सॉरी ये गैलियम है। तो मैंने एक जगह पे, मतलब जितनी भी जगह आपने रखी है उसके हिसाब से मैंने यहां पे रख दिया गैलियम। तो गैलियम रखते ही एक गैप हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है 3, चाहिए 4, तो 4 में से 3 जगह पे तो इलेक्ट्रॉन आ गए, बट चौथी जगह जो है दैट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड, और उसको बोलते हैं होल। क्या बोलते हैं? होल। तो ये जो होल है, जितने ग्रुप 13 एलिमेंट डालेंगे उतने होल होते जाएंगे, और उनको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन चाहिए उनको। तो वो जो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो एक एक्सेप्टर लेवल बनता है, और वो एक्सेप्टर लेवल जो है वो बनता है जस्ट अबव द वैलेंस बैंड। कहां बनता है? जस्ट अबव द वैलेंस बैंड। और इस वजह से भी देखो इनके बीच में एनर्जी गैप क्या हो गया? थोड़ा कम। और इसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर जो हैं, दे आर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, दे आर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो देखो ये CSIR नेट 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस साल जी सेट में भी आ सकता है। बोलो क्या आंसर होगा इसका? व्हेन सिलिकॉन इज डोप्ड विद ग्रुप 5 एलिमेंट, तो क्या आंसर लिखो मैं? सी। तो आपका जो एलिमेंट है वो कौन सा है? ग्रुप 5। अब ग्रुप 5 क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा कि मतलब ग्रुप 5 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे?
ग्रुप 5 एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? और 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया ना, तो वो कौन सा लेवल बनाएगा? डोनर लेवल बनाएगा कि एक्सेप्टर लेवल? डोनर। डोनर लेवल बनाएगा। वेरी गुड। तो डोनर लेवल जो है वो क्रिएट होगा। अब डोनर लेवल कहां क्रिएट होता है? वैलेंस बैंड के पास कि कंडक्शन बैंड के पास? कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड के पास। वेरी गुड। तो इसका मतलब ये हुआ कि डोनर लेवल जो क्रिएट होंगे दैट इज क्लोज टू द कंडक्शन बैंड। और ऐसा क्वेश्चन इस साल जी सेट में आ सकता है, याद रखना ये। ओके। वैसे ही ग्रुप 3 अगर एलिमेंट पूछा होता तो जो है एक्सेप्टर लेवल क्रिएट होता एंड दैट इज क्लोज टू द वैलेंस बैंड। ओके। अब ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है। डायामैग्नेटिक कौन से पार्टिकल्स होते हैं, सॉरी सब्सटेंसेस होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते हैं, है ना। नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स ऑक्सीजन और सल्फर के अलावा इनर्ट गैसेस और ऐसे स्पीशीज जिनके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो दे आर ऑल डायामैग्नेटिक। इसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं TiO2, V2O5, NaCl, बेंजीन एंड दे बिहेव एज इंसुलेटर्स। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कैसे होते हैं? विच आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल, जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। और ये जो है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो ओरिएंट हो जाते हैं पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड और इसलिए मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करते हैं। और इन द अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो नील हो जाता है, इसलिए इनको टेम्परेरी मैग्नेट भी बोलते हैं हम। तो एग्जांपल है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, पैरामैग्नेटिक होता है, पता है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें। कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कॉपर 2+ है, Fe3+ है, TiO है, Ti2O3 है, VO, VO2, CuO एंड दे आर यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस। तो इनके एग्जाम्पल भी लर्न करने हैं और क्या होता है सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, वो भी। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? विच हैज लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और उनमें दे आर once they are aligned with the magnetic field, उनके डाइपोल जो है दे remain aligned and therefore they are permanent magnetism। उनका मैग्नेटिज्म परमानेंट होता है even in the absence of magnetic field। और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से ऊपर जो है there is no फेरोमैग्नेटिज्म। क्या हो जाता है? पूरी रैंडम स्प्लिट हो जाती है टेम्परेचर बढ़ने से, और उस टेम्परेचर को above which फेरोमैग्नेटिज्म is not observed उसको बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। ये भी इंपॉर्टेंट है कि क्यूरी टेम्परेचर होता क्या है। तो क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है? ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर देयर इज नो फेरोमैग्नेटिज्म। आयरन, निकल, कोबाल्ट, CrO2। ये CrO2 पहले वो टेप्स आती थी ना, वो भी अगर आपने देखी होगी टेप आती थी, जैसे एक रोल ब्लैक कलर की फिल्म होती थी। हाँ, तो वो जो फिल्म के ऊपर जो है CrO2 की लेयरिंग होती थी, जो कि ऑडियो और वीडियो टेप्स पे लगाया जाता था। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है? इसमें भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो लार्ज ही होंगे बट इक्वल नंबर जो है अबव एंड मतलब अलाइन विद द फील्ड होंगे और अपोजिट होंगे, है ना। मतलब कि नेट मैग्नेटिक मूवमेंट इनका होगा 0 और उनको बोलते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। MnO, MnO2, Mn2O, FeO, Fe2O3, NiO, Cr2O3, COO, CO3O4, they are anti-ferromagnetic substances। फेरीमैग्नेटिक क्या होते हैं? जिनमें नेट डाइपोल मूवमेंट होता है, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होता है बट लेस देन एक्सपेक्टेड।
जितना होना चाहिए उससे कम, कि जो अबव एंड बिलो मतलब पैरेलल और एंटी पैरेलल स्पिन्स हैं वो इक्वल नंबर में नहीं होंगी। जैसे एंटी फेरोमैग्नेटिक भी इक्वल नंबर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बट पैरेलल और एंटी पैरेलल जो डाइपोल्स हैं वो सेम नंबर में थे, पर फेरोमैग्नेटिक में अनइक्वल नंबर में होते हैं, और इसलिए दे हैव स्मॉल अमाउंट ऑफ नेट डाइपोल मोमेंट। और एग्जाम्पल है Fe3O4, सारे फेराइट्स, दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ फेरोमैग्नेटिक। तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज याद रखना, ठीक है। और इसमें ना मैग्नेटिक मोमेंट अराइज कैसे होता है, जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के अराउंड जो है इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, उससे क्या होता है कि एवरी टाइम जो है जो इलेक्ट्रॉन है दे चेंज डायरेक्शन अपनी चेंज करता है, और देयरफॉर दे प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको बोलते हैं ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। और दूसरा होता है स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्पिन भी करता है। तो दो तरह की मैग्नेटिक मूवमेंट होती है, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। और उससे जो है, और मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट n इंटू n+2 बोर मैग्नेटोन। n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो पैरामैग्नेटिक में देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सॉरी पैरामैग्नेटिक में देयर आर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, डायमैग्नेटिक में ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, मतलब नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसलिए पैरामैग्नेटिक का नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, 0, ठीक है। और बाकी हमने पैरा हो गया, फेरो हो गया, एंटी फेरो हो गया, फेरी, सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। बट फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है कि सारे मैग्नेटिक मूवमेंट वंस दे आर अलाइंड विद द फील्ड दे रिमेन अलाइंड, इसलिए ये परमानेंट मैग्नेट की तरह काम करता है। बाकी ऐसा नहीं करते, सिर्फ एक ही है जो परमानेंट मैग्नेट की तरह काम करता है। एंटी फेरो में इक्वल नंबर में, देखो ये अप ये डाउन, अप अप डाउन अप डाउन, मतलब कि नेट 0 होगा, नेट मैग्नेटिक क्या होगा, 0। फेरी मैग्नेटिक में भी जो है अनइक्वल नंबर में होगा, देखो ये एक अप, 2 अप है और 4 जो है वो डाउन है, देखो 2 अप 4 डाउन, तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होगा इसका, है ना। तो दैट इज कॉल्ड फेरी मैग्नेटिक। और ये याद रखना है कि क्यूरी टेम्परेचर कि जिसके ऊपर फेरोमैग्नेटिज्म नहीं होता है, क्या हो जाता है सारा पैरामैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ऑल्सो बिहेव एज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस above a particular temperature, and that is called Curie temperature.